हेलो बच्चों, स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर का नाम था पदार्थों का पृथक्करण। तो हमने उसमें आधा चैप्टर लगभग कवर कर लिए थे। तो देखिए आपको हमने ये फिगर दिखाए थे। ये फिगर में देखिए यहाँ पे गंदे जल हैं जिसको हम पंकिल जल भी बोलते हैं। और ये गंदे जल में ये जो मिट्टी है नीचे बैठ गई है, तो इसमें हम ऊपर वाला पानी इसमें क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक मिनट दिखाते हैं। देखिए क्या गिलास में, यहाँ देखिए क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है। हाँ बे देखिए बैठ गई थी। ऐसा क्यों हुआ, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। अब जल को हिलाएंगे नहीं, गिलास को थोड़ा तिरछा करके जैसा फिगर में दिखाया गया था, इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए जिसे 3.8 जिसे चित्र 3.8 आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है। क्या दूसरे गिलास का जल जो है अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है, मतलब गंदा है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। अब इसका क्या करना है, निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया नहीं, इससे तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी जो है डस्ट नीचे जमा हुआ था वो गिर जाएंगे। आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। अब किसके सहायता से निस्यंदन करेंगे, कपड़े की सहायता से। नेक्स्ट है कपड़े के टुकड़े। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग किसके रूप में किया जा सकता है, निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि जल भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत क्षुद्र छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत क्या होते हैं, छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 3.9 में यहाँ पे देखिए, चित्र 3.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। चित्र 3.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चित्र दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है और फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। और क्या होता है, फिल्टर पत्र ही पर रह जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए बच्चों, मोर के कीप जैसा बनाया है। इस पेपर को लेके फिल्टर पत्र पे यहाँ पे रखा जाता है और इसमें गिराया जाता है वो गंदा जल, और जो गंदगी होती है यहाँ पे जम जाती है और साफ पानी नीचे गिर जाते हैं। आगे है साधारणतः यहाँ पे देखिए शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना। फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन कर सकते हैं। किसके उपयोग से, फिल्टर पत्र के उपयोग से। आगे है क्रियाकलाप 8। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 8 क्या कह रहा है कि इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा क्या होगी, जल की आवश्यकता होगी। आगे आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। अब आधा कप क्या करना है, जल बीकर में उड़ेलना है। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोरित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। तब तक उसमें मिलाना है जब तक पूरी तरह से ये घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और फिर से क्या डालें, 1 चम्मच नमक डालें और भली भांति विलोरित कीजिए, यानी कि उसमें मिलाइए, भली भांति उसमें विलोरित। इसी प्रकार 1 चम्मच करके नमक, यहाँ देखिए इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोरित करते जाइए। और इस प्रकार कह रहा है कि एक एक चम्मच करके नमक मिलाते जाना है और विलोरित करते जाना। नेक्स्ट है कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलयी नमक बच जाता है। तो क्या आप ऐसा पाते हैं कि कुछ अविलयी नमक क्या हो जाता है, बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। और यहाँ पे देखिए बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ
कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। और अब यह विलयन कौन सा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे यहाँ एक संकेत यह है, यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः, यहाँ देखिए, यहाँ एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में, यहाँ पे देखिए, जब पहेली ने यहाँ जब पहेली रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक का पुनः प्राप्ति का क्या किया था? प्रयास किया था। आगे है, हाँ, तो आगे कह रहा है कि यहाँ देखिए, अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी, और जो विलयन बनता नमक बनाने के लिए उस आवश्यक मात्रा से क्या थी? बहुत ज़्यादा थी उसमें नमक जो भी मिलाया गया था। आगे है अविलय नमक। यहाँ देखिए, अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया, और अविलय नमक किसके साथ मिला रह गया? रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और उस नमक को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी, और वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके क्या कर सकती थी? समस्या हल कर सकती थी। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए, यहाँ देखिए, कह रहा है कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। कल्पना आप कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उस मात्रा से में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? तो कह रहा है कि आइए हम पहले की सहायता करने का प्रयास करें। आइए हम पहले की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। क्रियाकलाप 9 में हम पहले की सहायता करेंगे। कैसे क्या करना है? कह रहा है कि बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। और इस प्रकार नमक का जल में कौन सा विलयन प्राप्त होता है? संतृप्त विलयन। आगे है, संतृप्त विलयन इसलिए कि उसमें नमक पूरा हो गया, वो संतृप्त हो गया, तृप्त हो गया। आगे अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए। अब उस जो नमक से भरा हुआ जो है उसमें कह रहा है संतृप्त हो चुका है, अब इसमें थोड़ी मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। अब उसको क्या करना है? गर्म करना है। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? क्या यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? यहाँ पे देखिए, और अधिक नमक घोला जा सकता है। तो हाँ, जरूर घोला जा सकता है। आगे है, कह रहा है यह गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? इस क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। और ये क्रियाकलाप क्या सुझाता है? कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा क्या की जा सकती है? घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? यहाँ पे देखिए क्या है, क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 10। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 10। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 10 है, कह रहा है 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 2 गिलास लेना है इसे और उसमें क्या भरना है? आधा कप पानी। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और 1 गिलास में 1 चम्मच क्या मिलाना है? नमक। और क्या करना है आगे देखते हैं। और तब तक बिलोरित कीजिए, यानी कि तब तक मिलाइए, यहाँ पे कह रहा है, और तब तक
मिलाइए, विलोरित कीजिए मतलब मिलाना, जब तक कि वह घुल ना जाए तब तक मिलाइए। एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। और एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक क्या करते जाना है, डालते जाना है। नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है को सारणी 3.2 में लिखिए। और जो नमक के चम्मच, उसमें जितना चम्मच नमक डाले हैं और घोले हैं, आपको क्या करना, सारणी 3.2 में लिखना है। जैसे ये सारणी है 3.2, कितना चम्मच नमक मिलाए, यदि मान लीजिए 2 चम्मच मिलाए नमक तो आपको लिखना है यहाँ पे 2, और 4 चम्मच चीनी मिलाए तो यहाँ लिखना है 4। तो आगे है, अब क्या करना है, अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। अब फिर उसी में उसी पानी में क्या मिलाना है, चीनी। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से दोहरा सकते हैं, और आप इसको जल में मिलने वाले अन्य पदार्थों से, जल में घुलित होने वाले अन्य पदार्थों से भी क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। सारणी 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। इससे यही पता चला कि जल जो है विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को क्या करता है, घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है, और हमने पदार्थों के पृथक्करण के कुछ विधियों के विषय में क्या किया, चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हमने यह भी सीखा, यहाँ पे देखिए, हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में द्रव और पदार्थ यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो संतृप्त विलयन कहलाता है। किसको कहेंगे संतृप्त विलयन? अब जैसे कि यहाँ इतना पानी है, इसमें इतना नमक मिला दिए कि और नमक इसमें घुल ही नहीं सकता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन, यानी ये पूरा हो गया, सैचुरेट हो गया। आगे है, यहाँ पे देखिए प्रमुख शब्द कुछ दिए हुए हैं, चैप्टर ख़त्म हो गया, प्रमुख शब्द दिए हुए हैं तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, मंथन, संघनन, निस्तारण, बाष्पन, संक्षिप्त विलयन, अवसादन, चालन, विनियमन। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए सारांश भी दिया होगा। चैप्टर का सारांश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़रूर बनते हैं हर साल। तो ये सारांश हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन हर साल आते हैं अधिकांशतः। नेक्स्ट देखिए, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों में से उसके अवयवों को पृथक करने की क्या है, कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। अनाज से भूसा और पत्थरों को किसके द्वारा अलग किया जाता है, हस्तचयन के द्वारा। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे किसी मिश्रण के कारण, यहाँ देखो किसी मिश्रण के कारण किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में होता है। रेत और जल के मिश्रण, रेत के भारी कण तली में बैठ जाती है और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है, और निस्तारण की विधि द्वारा क्या किया जाता है, जल को अलग किया जाता है। आगे है, यहाँ पे देखिए द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ। यहाँ पे देखिए द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन से पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी बाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं, और किसी द्रव को उसी बाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पन कहते हैं। बाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है, और बाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को क्या पृथक करने में, अलग करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ, यहाँ देखिए जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सकने, यहाँ पे देखिए एक मिनट क्या है,
देखिए क्या कर रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि गिलास में मान लीजिए पानी है, इसमें इतना पदार्थ डाल दिए कि अब ये इसमें और पदार्थ नहीं घुल सकता है, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। हाँ, किसी पदार्थ के विलयन को अगर गर्म करेंगे तो उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जब विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, जब विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं क्या करता है? घोलता है। आगे है अभ्यास। अभ्यास हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।